हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। अभी हम ये इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमने देखा था जब हम डीजेनरेट पर्टर्बेशन ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे थे फॉर स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन एटम। एनर्जी करेक्शंस फाइंड आउट की थी एक्साइटेड स्टेट्स के लिए एक्सेट्रा। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी आपको। तो उसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ये वाला इंटीग्रल इन्वॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। मींस कि ये वाला जो यहाँ पे कट है वो ब्रा में भी आ सकता है और ये ब्रा वाला कट में भी आ सकता है। दोनों केसेस में आंसर सेम रहता है। एंड द रीज़न इज़ कि फॉर हाइड्रोजन एटम जो वेव फंक्शन है वो रियल होता है। ठीक है, अयोटा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता इनके लिए, तो फिर दैट इज़ वाई ये कैट में हो या ब्रा में हो दैट डजंट मैटर। ओके, द रिजल्ट विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ दीज। तो अगर आप इसके लिए आ रहे हैं तो इसका भी सोल्यूशन यही होगा और इसके लिए आ रहे हैं तो उसका भी सोल्यूशन वही होगा जो मैं भी फाइंड आउट करूँगी। ठीक हो गया। तो वहाँ पे मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट को कोट कर दिया था क्योंकि पर्टिबेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इट्सेल्फ इतनी लेंथी होती हैं कि अगर मैं उसमें जो इन्वॉल्व इंटेग्रल्स को भी अगर सॉल्व करना शुरू करूँ तो वो घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो दैट इज़ वाई वहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट को कोट किया था। तो यहाँ पे हम उसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो दैट वॉज द इंटेग्रल। इसको मैं लेने जा रही हूँ, ये हो दैट डजंट मैटर। ओके, इन बोथ द केसेस द रिजल्ट विल बी सेम। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये अगर देखें तो यहाँ पे z है। ओके, तो z ऑपरेटर है और ये n, l और m की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ फॉर n, सेकंड वन l की वैल्यूज़ और थर्ड वन m की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये भी n, l, m की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जो ब्रा में जो वेव फंक्शन होता है उसका आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते होते हैं, जबकि कैट जो है वो एज इट इज़ वेव फंक्शन आता होता है। तो अगर हम इसको खोल के इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल लिखें तो वो क्या होगा, होल स्पेस पे ये इंटेग्रल लगता है, वॉल्यूम इंटेग्रल होता है। तो सबसे पहले साई आप लिखेंगे, ये वाला जो फर्स्ट इन ऑर्डर है विच इज़ 200। ठीक है, और उस पर स्टार आप पहले तो लगाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वाला लिख रहे हैं तो साई 210 पे स्टार लगेगा। ठीक है, तो ये आगे हम स्टार को ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि जो है हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन है वो रियल होता है। तो उसका स्टार लिखें या कंजुगेट लेने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी लिखा, फिर ये वाला कैट लिख का वेव फंक्शन लिख दिया। ठीक है, साई 210 लिख दिया। और ये वैसे ज़ीरोथ ऑर्डर हैं तो आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पे ज़ीरो सब्सक्रिप्ट में लिखना चाहें तो यहाँ पे डी वॉल्यूम इंटेग्रल। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेव फंक्शंस हैं वो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कंसिडर करते होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे डी जो एलिमेंट है वॉल्यूम का, इसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में पुट करेंगे और जी भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में पुट करेंगे और साई तो हैं ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पे अगर साई 200 देखा जाए, ठीक है, तो स्टार दैट इज़ इक्वल्स टू साई 200। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, एक और स्टेप में आप स्टार को ख़त्म कर दें। तो ये इसको देखें तो ये इक्वल होता है रेडियल पार्ट के, जो कि n और l पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द एंगुलर पार्ट जो l और m पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जनरल लिखा है, लेकिन यहाँ साई 200 आपको n l m की वैल्यूज़ गिवन है ना, तो आपको अगर ये ऐसे लिखना पड़े नोटेशन की फॉर्म में, आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, l की वैल्यू है 0, तो R20 सब्सक्रिप्ट में आप लिखेंगे। ठीक है, और एज अ फंक्शन ऑफ r ये ऐसे लिखना चाहते हैं यानी दैट्स ऑप्शनल। फिर y और l m की वैल्यू जो कि है 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे, और विच इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ठीक है, और थीटा एंड फाई का फंक्शन, या फिर इसको समटाइम्स ऐसे भी लिख देते होते हैं हम, साई 0 ऑफ दिस ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा जो है थीटा और फाई का फंक्शन होता है। तो इट्स ऑप्शनल कि आप थीटा एंड फाई का फंक्शन ऐसे लिख दें या फिर सिर्फ ये वाला सिंबल लिख दें, दैट्स ऑप्शनल। ठीक हो गया। तो अगर साई 200 को लिखना हो तो आप इस तरह से रेडियल और एंगुलर पार्ट में लिख सकते हैं, और इसी तरह साई 210 एक है हमारे पास, उसको भी हम लिख सकते हैं एज आर, पहले दो क्वांटम नंबर इसके साथ और दूसरे दो वाई के साथ 10। ठीक है, 21 इसके साथ फिर 10 इसके साथ। ठीक है, दैट्स द फॉर्म जो आप मतलब बुक में भी है, ताकि आपको ये नोटेशन लिखना आए, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दी। नाउ ये हमने चीज़ें लिख ली, आप इनकी वैल्यूज़ में लिखती हूँ कि क्या हैं, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को भी लिखते हैं। तो साई
200 जो है ये इक्वल है R20 ऑफ R, Y00 थीटा एंड फाई। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। R20 वेव फंक्शन जो है वो इक्वल होता है 1/, R20 ऑफ R की मैं वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। तो ये वेव फंक्शंस आप को वैसे तो सोलन गिवन होने चाहिए, क्योंकि याद करना इज़ अ वेरी टफ थिंग, तो गिवन होंगे आपको। तो ये जो R20 रेडियल वेव फंक्शन है फॉर 20 क्वांटम नंबर इज़ दिस। ओके, 1/√2a0 क्यूब ब्रैकेट स्टार्स 1 माइनस R/2a0 ब्रैकेट एंड्स, फिर एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस R/2a0। ठीक है, ये वेव फंक्शन है रेडियल वेव फंक्शन इसका। Y00 थीटा ऑफ फाई की वैल्यू जो होती है वो भी आप एंगुलर मोमेंटम के अगर देखेंगे आइगन फंक्शन तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 1/√4 पाई। ठीक है, तो ये Y00 की वैल्यू है। ओके, तो ये आपको बुक से या किसी इंटरनेट से आराम से मिल जाएगा वेव फंक्शन हाइड्रोजन आइटम के। तो ये यहाँ से ऐसे मैंने दिया है। और क्योंकि आप जेटली की बुक देख रहे हैं तो जेटली की बुक में एंगुलर मोमेंटम का प्रॉपर एक चैप्टर है जिसमें उसके आइगन फंक्शंस का पूरा चार्ट फॉर हाइड्रोजन आइटम लिखा गया है। तो हाइड्रोजन आइटम या इन जनरल भी उसके आइगन फंक्शंस लिखे गए, तो वहाँ से आपको Y00 की वैल्यू मिल जाएगी ये। ठीक है, और इसी तरह 3 डायमेंशनल सिस्टम्स में आपको हाइड्रोजन आइटम के केस में रेडियल वेव फंक्शन मिल जाएगा ये वाला, और सारे तरह के रेडियल वेव फंक्शंस मिल जाएंगे हाइड्रोजन आइटम के केस में। जब आप जाएंगे तो जेटली की बुक में नूरुद्दीन जेटली की जो बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसमें आपको रेडियल वेव फंक्शंस भी मिल जाएंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम वहाँ से थी ना, इस वजह से मैं इस रेफरेंस से भी बता रही हूँ, वरना आप ऐसे भी इंटरनेट से देख सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो ये Psi200 की वैल्यू है। अब Psi210 की वैल्यू देखते हैं कि वो क्या है। तो R21 ये रेडियल वेव फंक्शन है जिसकी वैल्यू आप देखेंगे चार्ट से तो आपको मिलेगी 1/√6a0 क्यूब। ओके, 6a0 क्यूब है ये। ठीक है, और R/2a0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय e⁻⁻ R/2a0। ऑलराइट, सो दिस इज़ द रेडियल वेव फंक्शन R21। अब Y10 आप वही चार्ट से देखेंगे आइगन फंक्शंस वाला एंगुलर मोमेंटम, और आपको वहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ √3/4 पाई cos थीटा। ठीक हो गया, तो ये Y10 की वैल्यू है, तो ये वहाँ से आपको मिल जाएगी, और ये रेडियल की वैल्यू। तो ये हमने वेव फंक्शंस ये वाले देख लिए कि क्या है। अब z जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम एक्सप्रेस करेंगे, तो z होता है R cos थीटा के इक्वल। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। और यहाँ पे z अप्लाई हो रहा है एज ऑपरेटर ऑन Psi210। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब भी कोई स्पेस ऑपरेटर अप्लाई होता है साई पे, तो आंसर इज़ दैट वेरिएबल टाइम्स साई। ठीक है, तो कोई भी वो चेंज नहीं लाता साई पे, एज डिफरेंशियल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लाते होते हैं, लेकिन ये नहीं लाएगा। सो ये ऐसे ही रहेगा। तो इन नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि स्टार भी हटा दें, Psi200 लिख दें, z लिख दें सिंपल, और Psi210 ज़ीरोथ ऑर्डर करते हुए ये कर दें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हैं। फिर आप इनकी ये जो वैल्यू लिख रहे हैं ज़ीरोथ ऑर्डर लिखते जाएं ताकि आपको पता चले कि ये ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शंस हैं। ऑलराइट, तो ये z की वैल्यू होगी। अब dv की वैल्यू लिखते हैं, तो dv होता है R² sin थीटा dr d थीटा d फाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे dv है, सिर्फ सिंगल डिफरेंशियल एलिमेंट था तो एक इंटेग्रल है। अब ये क्योंकि इन टर्म्स ऑफ हमने 3 डिफरेंशियल एलिमेंट्स कर दिए, तो अब 3 इंटेग्रल्स होंगे। ठीक है, और इनकी लिमिट्स होंगी, और होल स्पेस पे हैं तो यहाँ पे आर मिनिमम जितना हो सकता है इससे लेके मैक्सिमम जितना हो सकता है वहाँ तक की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी, इसी तरह थीटा की और इसी तरह फाई की। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अगर आपने स्टडी किए हैं तो आपको रेंजेस इनकी मिल जाती हैं। आर की होता है 0 to ∞, थीटा की होती है 0 to पाई, और फाई की होती है 0 to 2 पाई। तो वो हम करेंगे। अब हम सारी की सारी पुटिंग, ये सारे जो हमने एक्सप्रेशन निकाली हैं इसको यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन में हम पुट करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हम पुट करते हैं। अब तो मैं अब इसको यहाँ पे दोबारा लिखने जा रही हूँ और मैं अब इसको प्रॉपर्ली पुट करूँगी। तो ठीक हो गया। सो इसको मैं लेट कर लेती हूँ कि ये आई के इक्वल है। ठीक है, सो आई इक्वल्स, अब पुटिंग स्टार्ट करते हैं। तो
3 इंटेग्रल में मैं इस चीज़ को कन्वर्ट कर देती हूँ। एक फाई का इंटेग्रल हो जाएगा, ठीक है। जो फाई की चीज़ें होंगी ना मैं यहाँ लिखती जाऊँगी, जो थीटा की होंगी यहाँ पे लिखती जाऊँगी, जो आर की होंगी वो मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी, ठीक है। तो साई टू 0 0 पुट करते हैं। अच्छा ये काफ़ी लंबा इंटेग्रल है तो मैं ये वाली चीज़ नहीं करती, मैं 3 इंटेग्रल साथ ही ऐसे बना देती हूँ साम से, तो बाद में हम इनके डिवीजन कर लेंगे। तो साई टू 0 0 की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 1/√2 ए नॉट क्यूब, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर ही है ए नॉट क्यूब, तो क्योंकि मैंने बार करके पहले सॉल्व किया और फिर मुझे याद आया कि ये तो मैंने गलत कर दिया, तो ये अंडर रूट के अंदर है। सो यस, तो ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब जी में पुट करने जा रही हूँ विच इज़ आर कॉस थीटा, ठीक है। ये प्यारा सा आर है। और फिर साइड टू 1 0 की वैल्यू पुट करने जा रही हूँ अब विच इज़ 1/√6 ए नॉट क्यूब, ये r/2a0। और ये इंटेग्रल इतना लंबा है कि आपकी मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा, ये आगे इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। मैं इतना खुला खुला इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। आप जब पेपर लिख रहे हैं तो इसको तंग तंग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको आपके टीचर कैमरा से तो नहीं देख रहे ना, तो आपको आपकी समझ में आए इसलिए मैं ये बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। सो ठीक है, ये इसी के आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप डी वी की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई डी आर बी, ठीक है। तो अभी हम आर वाले एक तरफ करते हैं, थीटा वाले एक तरफ करते हैं, फाई वाले एक तरफ करते हैं। फाई वाला बेचारा तो कोई है ही नहीं, तो खुशी की बात है। सो ये हैं कॉन्स्टेंट्स, ये और ये, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी, ये बाय 4 पाई, ये भी कॉन्स्टेंट्स, इनको इकट्ठा करते हैं। तो 1/√2 ए नॉट क्यूब है, 1/√6 ए नॉट क्यूब है। तो ये अंडर रूट वाले एक ही अंडर रूट में कर देते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ए नॉट क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है 6 ए नॉट क्यूब से, तो आंसर आ जाएगा 6 2 से 12 ए नॉट की पावर 6, ठीक है। ये क्यूब था, ये भी क्यूब। और आ रहा है यहाँ पे √4 पाई, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी √4 पाई, √4 पाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, या फिर 4 पाई का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर ही लिखते हैं। तो उसके बाद है ऊपर √3 ये वाला, ओके। सो कांस्टेंट से हम डील कर चुके हैं, इनको मैं ऐसे फ़िलहाल लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। और आई होप सब कुछ फोकस में ही है। और ये 1/2 ए नॉट जो है ये भी मौजूद है, ओके। सो 1/2 ए नॉट, इसको ये साइड में ऐसे लिख देते हैं, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये 2 ए नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला भी हो गया। तो अब बाकी जो चीज़ें बच चुकी हैं उनको लिखते हैं। एक ये आर है, एक ये आर है, और आर स्क्वायर इधर है, तो ये आर की पावर 4 हो चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा e⁻r/2 ए नॉट है, और ये भी e⁻r/2 ए नॉट है। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो अगर आप पावर्स को ऐड करें, एलसीएम लें, तो आपके पास आंसर e⁻r/a नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये आप एलसीएम लेंगे तो 2 ए नॉट आएगा, ठीक है, और ऊपर आएगा -2r एज ए रिज़ल्ट, 2 कैंसिल, तो r/a नॉट, ओके। तो ये आप कर सकते हैं। तो e⁻r/a नॉट आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट का आंसर, ठीक है। ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, आर वाले कर लिए, ये हो गया सारा। फिर आता है ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी फाई होगा, और एक ये वाला आर का रह गया, तो उसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इधर लिखते हैं डी आर। फिर आता है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, अच्छा साइन थीटा भी है इसका, और डी फाई, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुका है। तो अब आगे इन कॉन्स्टेंट्स को लेते हैं बाहर, तो √3 बाय 4 पाई का स्क्वायर, और अंडर रूट कैंसिल, तो 4 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ए नॉट की पावर 6 है, तो उसका अंडर रूट आप अगर लें तो ए नॉट क्यूब आ जाता होता है। √12 आप अगर सॉल्व करें तो 4√3 आंसर आता है, सॉरी 2√3 आंसर आता है, ठीक है। √12 आप कैलकुलेटर में कर लें, या फिर आप देखें तो √12 को आप 4 × 3 लिख सकते हैं।
अंडर रूट के अंदर, और 4 का अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा जो कि 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 3 एज इट इज़, तो 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे आ गया। 2a0 पहले से मौजूद था। अब इंटेग्रल, ये r वाला इंटेग्रल है जो कि 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। r4 e टू द पावर माइनस r बाई नॉट 1 माइनस r बाई 2a0 dr, दिस इज़ वन ऑफ द इंटेग्रल। ओके, और फुल ब्रैकेट ये बड़ी वाली यूज़ करने जा रही हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स तीनों इंटेग्रल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो एक और इंटेग्रल 0 से लेके पाई तक, क्योंकि ये थीटा वाला है, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, एंड देन कम्स द फाई वाला इंटेग्रल जो कि क्योंकि फाई वाली कोई वैल्यू नहीं है तो 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आई फ़िलहाल बन चुका है। इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट थ्री कैंसिल, ठीक है। तो आई इक्वल्स 1/, ये 2 और ये 4 है, तो ये 16 बन जाता है। 16 पाई a0 की पावर 4 हो जाएगा। उसके अंदर आप ये सारे इंटेग्रल्स लिख दें जिनको हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। द रीज़न इज़ कि काफ़ी खिचड़ी बन जाएगी अगर मैं एक ही जगह पे करूँगी। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको I1 का नाम दे देते हैं, इसको I2 का और इसको I3 का, तीनों कैलकुलेट करते हैं और फिर हम यहाँ पे इसमें पुटिंग कर देंगे और आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं I3 को कैलकुलेट करने जा रही हूँ। जो सबसे इजी है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे, देन सब दूसरों को, ठीक है। 0 से 2 पाई डी फाई है जिसकी सिंपल इंटीग्रेशन फाई आ जाएगी, ठीक है। तो 0 से 2 पाई तक, और अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करें तो 2 पाई माइनस 0 विच इज़ 2 पाई, ठीक है। तो I3 की वैल्यू आ चुकी है 2 पाई, ठीक है। अब I2 को कैलकुलेट करते हैं विच इज़ 0 से पाई तक, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे जिसमें ये होता है कि यहाँ पे पावर किस पे आ रही है, कॉस थीटा पे आ रही है ना। कॉस थीटा को होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर के अंदर के जो टर्म है अगर उसकी उसका डेरिवेटिव अगर साथ में बन रहा हो तो उस टर्म पे, इस होल टर्म पे, ठीक है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लग जाता है। तो पावर है 2 और उसके अंदर है टर्म कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा तो है, माइनस हम बना देते हैं कि माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर भी सजा माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है। तो ये माइनस साइन थीटा, अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा साथ में बन रहा है इंटेग्रल के अंदर। तो अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इस पर पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा और ये माइनस साइन थीटा उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये फिर ऐसा हो जाएगा कॉस थीटा पे पावर रूल लग जाएगा। पहले से पावर 2 है तो इसमें +1, 2 है पावर +1, ठीक है। दैट्स इट। पावर रूल फंडामेंटली ऐसे ही लगता होता है कि अगर जो इंटेग्रल में है, इंटेग्रेंड वो किसी पावर में है और उसकी पावर के अंदर की टर्म का डेरिवेटिव साथ में बन रहा हो तो उस टर्म पे पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लग जाता है। ओके, सो ये माइनस, ये 2 + 1 3 बाहर में ले लेती हूँ और यहाँ पे कॉस थीटा का क्यूब आ चुका है जिस पे हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो -1/3 इंटू अपर लिमिट इज़ कॉस पाई का क्यूब माइनस लो लिमिट इज़ कॉस 0 का क्यूब। तो -1/3 कॉस पाई होता है -1, -1 की पावर 3 -1 ही होती है। कॉस 0 होता है 1, उसकी पावर 3 भी 1 ही होगी। तो -1 - 1 इज़ -2, तो -1/3 इंटू -2 विच गिव्स 2/3, ठीक है। तो I2 का आंसर आ चुका है विच इज़ 2/3। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द मेन इंटेग्रल जो कि रेडियल इंटेग्रल है। वही ज़्यादातर टफ होता है शुरू के वेव फंक्शंस में, तो उसको आप कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। सो लेट्स से I1 जो है वो इक्वल है 0 to ∞ R4 e टू द पावर माइनस R/e0। ऐसे इंटेग्रल्स जो हैं वो गामा फंक्शन से सॉल्व होते हैं, ठीक है। इस तरह के इंटेग्रल्स तो जिसमें यहाँ पे किस वेरिएबल की पावर में कुछ, ठीक है, हो
और एक्सपोनेंशियल हो उसके साथ, ठीक है। तो इस तरह के इंटेग्रल्स गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए या गामा फंक्शन यूज़ करते हुए उसको सॉल्व किया जा सकता है बहुत ईजीली। तो अब ये चीज़ जो है इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक बार इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी, तो इंटेग्रल फिर दो में डिवाइड हो जाएगा इंटेग्रल्स में। पहले ये इसके साथ आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सिंपली ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन, फिर r/2a0 ये वाला, ये माइनस का साइन इधर, r/2a0 इधर, इंटेग्रल भी इसके साथ आएगा और ये वाली टर्म दोबारा आ जाएगी r/4e⁻⁻r/a0 dr, ठीक हो गया। सो ये 0 to infinity r⁴e⁻⁻r/a0 dr -1/2a0 कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया, 0 to infinity r⁵ बन जाएगा, ये e⁻⁻r/a0 dr आ चुका है, ठीक है। अब हम लेटिंग करने जा रहे हैं और क्यों करेंगे वो आपको पता अभी चल जाएगा, क्योंकि गामा फंक्शन के लिए वी नो दैट, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं फ़िलहाल। तो हमें पता है कि गामा फंक्शन ऐसा होता है 0 से लिमिट जा रही होती है इन्फिनिटी तक, x की पावर में कुछ n आ रहा होता है, e⁻⁻x आ रहा होता है dx, तो ये इक्वल होता है x की पावर में जो चीज़ होती है ना उसके फैक्टोरियल के, ठीक है। तो अगर हम इन दो इंटेग्रल्स को इस फॉर्म में ले आएँ तो हमें उसका आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर n टाइप ये चीज़ तो बन रही है, लेकिन एक्सपोनेंशियल की पावर में x आना चाहिए, एक वेरिएबल सिर्फ आना चाहिए। तो यहाँ पे r/a0 है, तो वो एक प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो उसके लिए हम लेटिंग कर लेते हैं, जो पावर है उसको ही लेट कर लेते हैं कि वो x के इक्वल है, ठीक है। सच दैट आप यहाँ पे r/a0 की जगह x पुट करेंगे तो e⁻⁻x ही आ जाएगा जैसे यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। तो ये लेटिंग करते हैं। अब r को x में चेंज कर रहे हैं, तो सारे जगह जहाँ पे r है उसको x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो r4 की वैल्यू भी चाहिए, dr भी चाहिए, r5 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो r किसके इक्वल हो जाएगा, x/a0 के, r4 हो जाएगा x4/a0 4 के, r5 इक्वल हो जाएगा x5/a0 5 के, और dr इस पे डिफरेंशियल अप्लाई करें तो dr इक्वल्स टू हो जाएगा dx/a0, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो उस पर नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की ट्रांसफॉर्मेशन भी वही रहेगी 0 to infinity, क्योंकि आप r की जगह यहाँ पे 0 पुट करें तो x भी की वैल्यू भी 0 आएगी, r की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो x की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल स्टे द सेम। सो I1 आ चुका है 0 to infinity, r4 की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये वाली जो कि है x4/a0 की पावर 4 e⁻⁻x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये है x। dr की जगह इसकी वैल्यू जो है a0 dx, ठीक है, 1/2a0 यहाँ पे एज इट इज़। r5 की वैल्यू जो कि है x5/a0 5, फिर यहाँ पे e⁻⁻x ही आएगा और dr की जगह उसकी वैल्यू जो कि है a0 dx, ठीक है। तो कांस्टेंट्स की जगह, कांस्टेंट के अलावा सारी चीज़ें, कांस्टेंट्स को हम बाहर ले लेंगे, बाकी सारी चीज़ें अंदर रहेंगी। तो कांस्टेंट है a0 4 और ये a0 जो कि बन जाएगा मिलके a0 5, 0 to infinity x की पावर 4 e⁻⁻x dx, ठीक है। यहाँ पे 1/2a0 कांस्टेंट्स बाहर ले लेते हैं, a0 5 और ये a0, तो a0 6 बन गया और अंदर बच गया 0 to infinity x⁵ e⁻⁻x dx। अब ये एग्जैक्टली वो फॉर्म बन चुकी है जो यहाँ पे थी, ठीक है। e की पावर में -x, x की पावर में कोई चीज़ होगा, कोई नंबर, तो ऐसा इंटेग्रल बिल्कुल एग्जैक्टली ये बन चुका है। तो उनके आंसर्स x की पावर में जो चीज़ होगी ना उसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट, ये है a0 5, तो x की पावर में यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, माइनस ये a0 एक कैंसिल, तो यहाँ पे 5, a0 5 बच गया डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे है 5, ठीक है, x की पावर में, तो 5 फैक्टोरियल इसका आंसर, ठीक हो गया। ये आपने मेंशन ज़रूर करना है कि इसके रेफरेंस से कह रहे हैं। तो a0 5 4 फैक्टोरियल माइनस a0 5 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू थोड़ी देर में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये I1 आ चुका है। I1 I2 और I3 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब इनको जस्ट हमने पुट करना है, ठीक हो गया। अब मैं इसको पुट करने जा रही हूँ। तो अब यहाँ पे ये है I1 I2 और ये I3 और एक्स्ट्रा सिर्फ ये चीज़ है बाहर, ठीक है। तो अभी मैं इसमें पुटिंग करने जा रही हूँ। तो I = 1/16 पाई a0 4
तो इसकी जगह ये वैल्यू जो हमें मिली है जो कि है A05 4 फैक्टोरियल माइनस A05 5 फैक्टोरियल बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 इंटू 2 पाई। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो ये 2 2 ज़ा 4 है और यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, ये 2 2 कैंसिल, पाए एक पाए से कैंसिल, तो 1/4 A0 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बचे। यहाँ पे A05 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। अंदर है 4 फैक्टोरियल जो कि इक्वल होता है 2 × 3 × 4 के। ठीक है, माइनस 5 फैक्टोरियल जो कि इक्वल होता है 2 × 3 × 4 × 5 के, और ये डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे मौजूद था। ठीक हो गया। सो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो चुके हैं। ओके, और A05 है और ये A04 है, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर बच जाएगा A0 और नीचे है 4 × 3। ओके, यहाँ पे 3 × 4 है, इधर भी 3 × 4 है, कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच जाएगा 2 - 5। ठीक हो गया, ये कैंसिल। A0 2 - 5 होता है -3, तो आपके पास आंसर आ चुका है -3 A0। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इस इंटीग्रल का सलूशन आ चुका है विच इज़ -3 A0। ओके, सो ये 2 इंटीग्रल्स जो हैं इनका आंसर हमने देख लिया है कि किसके इक्वल है, -3 A0 के। सो दैट इज़ इट। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय।